एक्सेल हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्सेल के अंदर हम डाटा एंट्री के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को समराइज करने के लिए, या कोई हमने मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, या कोई हमें मार्कशीट वगैरह बनानी हो, या अटेंडेंस सिस्टम बनाना हो, ये सब काम हम एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, आए देखते हैं किस तरह से। शेयर स्क्रीन की और मैंने क्या किया, कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस किया और एक्सेल, जिस तरह से हम वर्ड ओपन करते थे इसी तरह से मैंने क्या किया, एक्सेल को ओपन किया और एंटर की प्रेस कर दी। ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपके सारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, वही तमाम इंटरफेस है जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था, इसी तरह से आपके पास एक्सेल में। लेफ्ट साइड पे आपके पास रिसेंट वर्कबुक्स आ रही हैं, राइट साइड पे आपके टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं जितना भी काम करूंगा, आप जितना भी काम करेंगे वो ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने वर्ड पे देखा था, वर्ड के ऊपर जितने भी टेम्पलेट बने हुए नज़र आपको आ रहे थे, वो तमाम के तमाम 99% वर्ड के ऊपर बने हुए थे। इसी तरह से अगर आप एक्सेल की बात करेंगे, एक्सेल में जितने भी टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं ये भी एक्सेल के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो हम एक्सेल को सेपरेट शीट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड के अंदर हम टेम्पलेट्स में आते थे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज करते थे, सिलेक्ट करते थे, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक्सेल में क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक। मैंने जैसे ही वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें कोई डाटा एंट्री करनी है एक्सेल के अंदर, या कोई फंक्शन वगैरह हमने अप्लाई करने हैं, वो तमाम काम हम कर सकते हैं। ओके, इंटरफेस देख लेते हैं जल्दी से। टॉप लेफ्ट के ऊपर हमारे पास वही क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है। ठीक है, टॉप सेंटर के ऊपर हमारे पास टाइटल बार आ रहा है। राइट साइड पे अगर हम बात करें तो क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर हमारे पास आ रहा है, और उसके साथ हमारे पास एक बटन आ रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये बटन आपने वर्ड पे भी देखा होगा, तो इस वजह से जो चीज़ें आप वर्ड पे देख चुके हैं वो हम इसके अंदर मज़ीद नहीं देखेंगे। नीचे आ जाते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल के बाद हमारे पास यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास टैब्स हैं। फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं, जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती हैं, उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम होम की बात करें तो ये पूरी आपके पास होम की रिबन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होम के रिबन के अंदर आपके पास क्लिक बोर्ड का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का, स्टाइल्स का, सेल का, एडिटिंग का, ये आपके पास क्या डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास शो हो रहे हैं, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखे थे। तो हाँ, और मज़ीद हम नीचे आ जाते तो यहाँ पे हमारे पास ये जो A1 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, या आप कह लें सेल का एड्रेस, या नेम बॉक्स कह लें। ठीक है, इसका मकसद क्या, फ़ायदा क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए आपके पास रिबन के नीचे क्या आता है, नेम बॉक्स। लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें, नेम बॉक्स आता है और उसके आगे हमारे पास आता है फार्मूला बार। ये देखें क्या आ रहा है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। और ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं इंसर्ट फंक्शन, मतलब अगर कोई फंक्शन हमें इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो उससे नीचे हम आ जाते हैं, उससे नीचे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ABCDEF और 1 2 3 हमारे पास आ रहा है। तो मुझे आप जल्दी से बताएं कि हमारे पास जो ABC आ रही है, क्या ये हमारे रोज़ हैं या कॉलम? ये रोज़ को आइडेंटिफाई कर रही है या कॉलम को? जी जल्दी से मुझे बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेल के अंदर जितना भी काम है वो रो और कॉलम के ऊपर किया जाता है। ठीक है, जितना भी हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं वो रो और कॉलम के थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपके पास 1 2 मतलब ABCD ये आपके पास आ रहे हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं, और 1 2 3 को हम रोज़ कहते हैं। तो कोई मुझे बताएगा हमारे पास जो रोज़ हैं वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? कोई बताएगा जो हमारे पास रोज़ और कॉलम हैं,
क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, मीन्स कि उनकी कोई लिमिट है या अनलिमिटेड ही है। अगर लिमिट है तो कितनी लिमिट है, कोई बताए जल्दी से। क्या लिमिट है? क्या लिमिट है बताओ मुझे। 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 30 लाख। जी अब्बास भाई, अब्बास भाई जल्दी से हमें बताएं। अब्बास भाई, उसके आसपास का फिगर, हाँ बिल्कुल, एक ने हमें बताया, एक ने हमें बताया अच्छा यार, सर्च करके नहीं बताना, जो भी आपने आंसर बताना है ना वो आपने खुद ही बताना है, ठीक है। सर्च करके नहीं बताना, और आसपास का बता दें, अगर पता है गलत बता दें, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, कौन से आपके मार्क्स कटने हैं, ठीक है। बट अभी आपके माइंड में जो भी आंसर आए बस वो आपने बता देना। अच्छा, हमारे पास जो कॉल, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, तो हमारे पास जो रोज है वो है हमारे पास लिमिटेड, और कॉलम भी हमारे पास क्या है, लिमिटेड। कितनी लिमिट है वो हम आप देख लेते हैं। हमारे पास है 1,48,576, मतलब क्या 10,48,576 हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। ये फुल मोहम्मद अब्दुल मुस्तफा ने भाई फुल नेट से उठाया और सेंड कर दिया हमें, ठीक है। मतलब 1,48,576 हमारे पास क्या है, रोज हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम पे तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स एफ डी आ रहा है, ए बी सी आ रही है, ठीक है, एक्स एफ डी आ रहा है, ठीक है, एक्स एफ डी। अब एक्स एफ डी क्या है हमें क्या पता, एक्स एफ डी क्या है हमें नहीं मालूम। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या, ये देखिए ए बी सी डी पूरी आपके पास जेड तक ए बी सी ये कंप्लीट हुई, फिर दोबारा से 2 लेटर की ए बी सी आ गई, ए बी ए पूरी फिर चलेगी, ठीक है। ये देखिए फिर सी वाली आ गई, फिर डी वाली आ गई, फिर ई जी एच आई जे, इस तरह से चलते चलते 2 डिजिट की ए बी सी कंप्लीट हुई, फिर जाके आपके पास 3 डिजिट और उसमें एक्स एफ डी। तो मीन्स के जो आपके पास कॉलम आ रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास एक्सेल में जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम कितने आ रहे हैं, 16,384, मतलब कि हमारे पास एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज होती हैं और 16,384 हमारे पास कॉलम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास इस सेल के मतलब इस एक्सेल की जो शीट है, शीट 1 के अंदर कितने सेल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सेल कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सेल कितने हैं तो आप क्या बताएंगे हमें। अगर मुझे मालूम करना है कि भाई मेरे पास शीट 1 के अंदर टोटल सेल कितने, अच्छा सेल क्या होते हैं, ये आपके पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सेल है आपका। दोनों को ज़रब दे देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएंगे इतने सेल आपके पास एक शीट में। हम सिंपल से क्या करेंगे, रोज और कॉलम को जो हमारे पास नंबर थे उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो उतने हमारे पास एक शीट के अंदर सेल है। इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हैं।
सोचिए कि आप कितना बड़ा डाटा क्रिएट कर सकते हैं, कितना बड़ा डाटा आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है, कितना लार्ज आप डाटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नीचे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको नज़र आ सके। नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी शीट को मूव कर सकते हैं। जो आप ये एरर देख रहे हैं तो ये आपको बता भी रहा है, राइट क्लिक, ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, तो इसकी वजह से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट आपको बता देगा शीट्स, जिस शीट पे आपने जाना है। इसके अलावा शीट पे और भी आपका शॉर्टकट कीज़ आपको बताई जाएंगी, किस तरह से आप एक शीट से दूसरी शीट में जंप करते हैं। आपके पास ये प्लस का आइकन आ रहा है। अगर आप 2010 या 7 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आता है। 2013, 16, 19 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शीट एक ही आती है। आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें शीट्स को ऐड कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो आगे आपका स्क्रॉल बार आ रहा है, एक ये स्क्रॉल बार आ रहा है और एक आपका ये स्क्रॉल बार आ रहा है। तो ये जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल बार कौन सा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है, ठीक है। इसी तरह से आपका नीचे आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है। नीचे हम आ जाते हैं। जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने व्यू बटन देखे थे, एक्सेल के अंदर भी आपको मिलेंगे, पावर पॉइंट के अंदर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास व्यू बटन है, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। जितना भी हम काम करते हैं वो हम नॉर्मल व्यू में रह के करते हैं, जितना भी हम काम करते हैं वो हम नॉर्मल व्यू में करते हैं, ठीक है। पेज लेआउट क्या होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूम स्केल, जूम इन और जूम आउट। तो एक्सेल के अंदर हम अपने शीट को कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? एक्सेल के अंदर हम कितना जूम कर सकते हैं अपनी शीट को? जैसे वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट को कर सकते थे, इसी तरह से एक्सेल के अंदर हम अपनी शीट को कितना जूम कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को कितना जूम कर सकते हैं? $400, बिल्कुल। तो वर्ड के अंदर आप 500 कर सकते हो और एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर आप 400 कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? 400। और मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम हम कितना जूम कर सकते हैं? हम मैक्सिमम अपनी शीट को 400 तक जूम कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम हम कर सकते हैं 10, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं ना वो इन सेल के ऊपर करते हैं। जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर देखा था, हमने जब टेबल पढ़ा था और टेबल के अंदर हम क्या कर सकते थे, डाटा एंट्री कर सकते थे। जो भी वैल्यू हमने लिखनी होती थी या कोई भी टेक्स्ट लिखना होता था वो हम सेल के अंदर लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी आप जितना भी काम करते हैं वो इन रो और कॉलम की मदद से ही करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 से 50 तक क्या करनी है, 1 से 10 तक या 50 तक नंबरिंग चाहिए, गिनती चाहिए, तो क्या करूंगा? मुझे 1 से 50 तक गिनती चाहिए। मुझे 1 से 50 तक या 10 तक गिनती चाहिए, क्या करूंगा मैं? नंबरिंग चाहिए। अच्छा जी, अब्बास रजत ने कहा एक सेल पे 1 लिखें और फिर कंट्रोल दबाकर इसे ड्रैग कर दें। ओके, जहां तक गिनती चाहिए, ओके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, या कंट्रोल का बटन प्रेस करके कर रहा हूँ। तो ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। मैंने कंट्रोल की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये कुछ क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है।
आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके अंदर हम कुछ मेथड देखेंगे किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से आप देखिएगा मैंने क्या लिखा। मैंने मेरी शीट पे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने 1 लिखा है कीबोर्ड से, फिर मैंने एंटर की प्रेस कर दी और 2 लिखा। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों सेल्स को 1 और 2 वाले सेल को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। 1 और 2 वाले सेल को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया विदाउट एनी कीबोर्ड की प्रेस किए हुए। मैंने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं की, माउस की मदद से इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा क्या किया, 1 पे आके मैंने क्लिक किया और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक डॉट बना हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर इस प्लस पे लेके, इस डॉट पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही इस माउस के कर्सर को मैं इस डॉट पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब मैं जब नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो वो क्या करेगा, एक एक नंबर के साथ मुझे नंबरिंग जनरेट करके दे देगा। ये देखें, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपने 1 लिखा, ठीक है, अब मैं 2 नहीं लिख रहा, अब मैं सिंपल सा इसी डॉट पे जाता हूँ और जहां तक मुझे ड्रैग करना है मैंने वहां तक ड्रैग कर लिया। देखें सब पे क्या आ गया, 1 1। जैसे आप माउस का बटन छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑटो फिल ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास आ गया फिल सीरीज। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ तक आपने ड्रैग किया हुआ था उसने क्या कर दिया, आपको सीरीज जनरेट करके दे दी। ठीक है, इसी तरह से जो आप लोग बता रहे थे 1 लिखा, ठीक है, मैंने 1 पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हो डॉट बना हुआ है। जैसे ही मैं इस माउस का कर्सर इस डॉट पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की तो मेरे प्लस के साथ एक और मिनी प्लस आ गया ऊपर, आप देखें। ठीक है, तो मैं इसको नीचे जहाँ तक ड्रैग करूँगा ये मुझे सीरीज दे देगा। ठीक है, अच्छा, इन तीनों में डिफरेंट है। ये जो हमने 3 मेथड देखे तीनों में बहुत डिफरेंट है, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है, सिंगल डिजिट। अच्छा, जब भी आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो वो सिंगल डिजिट के ऊपर काम करेंगे, डबल डिजिट के ऊपर काम नहीं करेंगे, मतलब 2 सेल पे काम नहीं करेगी। कंट्रोल की अगर आप ड्रैग करना चाह रहे हो तो वो 2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। क्या उस क्यों नहीं काम करेगी, कैसे काम करती है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 10 और मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, प्लस का साइन आ गया और मैं जहाँ तक ड्रैग करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबरिंग आ जाएगी उसके आगे की। ठीक है, कंट्रोल की क्या करती है, जब भी आप कोई नंबर सिंगल सेल में कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, सिंगल सेल में आप नंबर लिख के कंट्रोल की प्रेस करके आप ड्रैग करते हैं तो वो एक एक नंबर आपका ऐड करती रहती है, प्लस करती रहती है। ठीक है, अगर ये काम मैं कंट्रोल का इसके ऊपर करूंगा, 1 और 2 लिख के करूंगा तो इसके ऊपर ये काम नहीं करेगी। क्या काम करेगी इसके ऊपर, ये मुझे यही नंबर रिपीट करके दे देगी। ये देखिए, अभी मैं कोई कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर रहा है, नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 और 2 अगेन लिख रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ। आपको पता भी चल जाएगा मेरे प्लस के साथ एक और माइनस छोटा सा एक प्लस का साइन आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं जब इसको नीचे ड्रैग करूंगा ना, 2 सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके मैं इन दोनों को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, रिपीट कर देगा। क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं। अब ये देखिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 5 और मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा, जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा 13 आएगा। अच्छा, जब आप 2 सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो होता क्या है, फर्स्ट नंबर
और सेकंड नंबर में जितने नंबर का डिस्टेंस होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 5 आ रहा है और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 9, मतलब 5 और 9 में कितने नंबर का डिफरेंट है, 4 नंबर का डिफरेंट है। तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये 9 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 के अंदर अगर हम 4 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13, 13 के अंदर 4 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 17 के अंदर 4 जमा करेंगे तो 21। तो ये चीज है, ठीक है। 10 नहीं आएगा। अगर आप दो नंबर को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो पहले नंबर और दूसरे नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जितने नंबर का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो थर्ड नंबर भी उसी डिफरेंट के साथ जनरेट करके आपको देगा। अच्छा जी, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और राइट साइड पे इन दोनों को मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट करता हूं और राइट साइड पे मैं इसको ड्रैग करता हूं तो क्या होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं राइट साइड पे अगर ड्रैग करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएंगे, यही नंबर रिपीट हो जाएंगे, यही नंबर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, यही नंबर कॉपी हो जाएंगे। ये देखें, अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, ये देखें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे या डाउन या अप साइड पे ड्रैग करेंगे तो दो नंबर अगर होंगे, जैसे यहां पे मैं अगर लिख देता हूं 9 और यहां पे मैं लिख देता हूं 15, ठीक है। अब दो जब नंबर होंगे ना, मतलब ये और ये, ठीक है, अगर मैं फिल वक्त इसको खत्म कर देता हूं तो राइट साइड पे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये 5 और 9 के बीच में जितने डिफरेंट नंबर का डिफरेंट है ना, तीसरा नंबर भी उसी डिफरेंट के साथ आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये देखो, मैंने अगर 1 लिखता हूं, ठीक है, यहां पे 2 लिखता हूं, जब मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करूंगा ना तो ये देखिए 1 2 1 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे जब आप ड्रैग कर रहे हैं ना, दो सेल के अंदर वैल्यू होंगी तो उसके मुताबिक वो क्या करेगा, आपको थर्ड नंबर जनरेट करके देगा। आप लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें या राइट साइड पे ड्रैग करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें या राइट साइड पे ड्रैग करें, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम क्या करना चाह रहे हैं। बट छोटा सा आपने डिफरेंट याद रखना है कि अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 और 9 लिखा था और इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट करता हूं, इन दोनों सेल को मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं और कीबोर्ड से अगर मैं ड्रैग, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये यही नंबर रिपीट कर देगा, ठीक है, यही नंबर कॉपी कर देगा। बट यही काम मैं विदाउट कंट्रोल की प्रेस किए हुए करता हूं, मैं कंट्रोल कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस नहीं कर रहा, तो मैं अब जब करूंगा तो ये फर्स्ट और सेकंड नंबर में जितने नंबर का डिफरेंस होगा तो आपको उसके हिसाब से नंबर जनरेट कर देगा। जी मुझे बताएं, जितना भी बताया थोड़ा सा समझ में आई चीजें। जल्दी से मुझे बताएं, जो चीजें आपको अभी बताई हैं थोड़ी सी समझ में आई। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मुझे क्या करना है, दो से लेके 50 तक टेबल क्रिएट करना है, मतलब 2 4 6 8 10 12 3 6 9 इस तरह से बस उनके आंसर चाहिए 2 से लेके 50 तक, 2 से लेके 50 तक मुझे टेबल
के आंसर चाहिए तो मैं क्या काम करूं? एक्सेल को आपने बहुत सीरियस होकर समझना है। अगर जितना आप सीरियस होंगे एक्सेल के अंदर, आप लोगों का फायदा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। आप बेशक लिख लें, आवाज रद्द करें, दो चार लिख के। अच्छा जी, अच्छा मुझे 2 से लेके 100 तक, मैं 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 16 इस तरह से कंटिन्यूसली 100 तक का चाहिए। अगर मैं एक एक करता हूं तो कितना टाइम लगेगा? अगर मैं एक एक करता हूं, फॉर एग्जांपल जैसा आप मुझे बता रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपने मुझे कहा कि सर 2 लिखें, 4 लिखें, और इसको आप क्या कर दें, नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। ठीक है, ये 20 तक आ गया। फिर 3, 6 इसको कर दें। ठीक है, फिर इसी तरह से आप सर 4, 8 लिखें, इस तरह से कर दें। तो बहुत टाइम लग रहा है यार, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। हैं कॉलम 23 रो, अब मुझे समझ में नहीं आया यार। दोनों मोहम्मद इजाज जो बताना चाह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अच्छा, हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, मैं ये देखें इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अभी आपको हमने ड्रैग का बताया था, 2 लिख दिया। आगे हमें 3 का टेबल चाहिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब ये देखें, जब इन दोनों सेल को, मतलब ये चारों सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं या तो पहले इस तरह से कर लूँ, ठीक है, और उसके बाद आगे की तरफ ड्रैग कर दूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। या दूसरा काम मैं क्या करूं, दूसरा काम मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पे 2 लिखूं, 4 लिखूं, 3, 6 दोनों को सिलेक्ट करूं, और पहले मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग कर दूं, और बाद में इसको नीचे की तरफ डाउन साइड पे ड्रैग कर दूं। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक आया, और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अगर हम एक एक को करते, अगर हम एक एक को करते तो बहुत टाइम लग जाता। तो एक्सेल के अंदर आपके कॉन्सेप्ट, आपकी लॉजिक होनी चाहिए। आप जितने आपका लॉजिक क्लियर होगी, आप उतनी ही स्मार्ट वे से काम कर सकते हैं। अगर फिर आप में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं 2-2 का कर, एक एक का करके करता, 2, 3, 4, 5, तो अभी तक मैं कर ही रहा होता। ठीक है, अभी तक मैं कर ही रहा होता। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी,
इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा जी, इन साइन को तो आप जानते हैं ना, ये कौन से साइंस हैं, इन साइंस को तो आप पता ना। जी, अच्छा जी, गुड हो गया अगर आपको पता है। अच्छा, ओके, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इन दो वैल्यू को प्लस करना है, जमा करना है, एडिशन करना है। हमारे पास सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे और डिवाइड देखेंगे। तो मैं क्या काम करूंगा, एक चीज हमेशा याद रखनी है आपने, एक्सेल के अंदर जब भी आपने कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करना है, एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है, एक्सेल के अंदर जब भी आपने कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। विदाउट इक्वल के साइन के आप कोई भी डेटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे ये जो वैल्यूज आ रही थी इनको क्या करना है, जमा करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो मुझे बताएं क्या करूंगा। मुझे इन दो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को करना है। अच्छा, प्लस 10 ऐसे ही है, सही है। इसी तरह मैंने इक्वल का साइन लगाया, 10 माइनस 5 और फिर मैंने कह दिया इक्वल का साइन लगाया, 10 मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 5 लिख दिया, इक्वल 10 डिवाइड बाय 5। सही किया मैंने काम। क्या जो अभी मैंने काम किया सही किया या गलत किया? अच्छा, आप में से कह रहे हैं सर कुछ कह रहे हैं गलत किया और कुछ कह रहे हैं सही किया। अच्छा जी, दूसरा भी हम देख लेते हैं, सेल को सिलेक्ट करें। अच्छा जी, मैंने क्या किया, अब सेकंड आंसर पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल का साइन लगाया और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। C3 प्लस फिर हमने C4 वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, आंसर हमारे दोनों में सेम आया। अच्छा, ये जो सेल है ना, आप माउस से भी जाके क्लिक कर सकते हैं और दूसरा आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। मतलब 5 किस सेल पे लिखा हुआ आ रहा है, D4 के ऊपर। किस पे आ रहा है, D4 के ऊपर, तो मैंने इसको कहा D4। ये देखें, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि E3 मल्टीप्लाई बाय E4, ऐसे ही है। फिर इसी तरह इक्वल का साइन लगाया और मैंने कहा F3 डिवाइड बाय F4। अच्छा जी, अब ये दो
आप मुझे बताओ कि दोनों में डिफरेंट क्या है। मुझे अब आप बताएं आंसर 1 और आंसर 2 में डिफरेंट क्या है। आंसर 1 और आंसर 2 में डिफरेंट क्या है। फर्स्ट वन इज टाइम टेकिंग, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, उसके अंदर भी वही काम करना पड़ा और इसके अंदर भी वही काम करना पड़ा। हमने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया, ठीक है। हमने एक दो आंसर लेके आए, एक के अंदर हम क्या हमने काम किया जैसे कि अब आप में से एक दो ने कहा कि टाइम टेकिंग तो दोनों में वही काम हमने किया है, कोई हमने ड्रैग एंड डाउन वाला तो काम नहीं किया। बट फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर में डिफरेंट सिमिलर सा ये है कि फर्स्ट वाले में हमने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। क्या कांस्टेंट वैल्यू दी, हार्ड कोड वैल्यू दी है। हमने क्या लिखा था, इक्वल 10 + 5 आंसर 1 में, और आंसर 2 में हमने क्या किया, इक्वल का साइन और जिस सेल पे 10 लिखा हुआ था उस सेल का एड्रेस दे दिया, फिर ऑपरेटर का साइन लगा दिया जिस तरह से उसमें, और फिर हमने क्या किया, जहां पे 5 लिखा हुआ था जिस सेल पे उस सेल का एड्रेस दे दिया। तो ये काम किया हमने। बट इन दोनों में डिफरेंट ये है कि कांस्टेंट वैल्यू, अगर मैं ऊपर से 5 या 10 जो लिखे हुए नंबर्स उनको मैं अगर चेंज कर दूं तो वो आंसर 1 हमारा अपडेट नहीं होगा, आंसर 1 हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने हार्ड कोड वैल्यू दी हुई है। देखते हैं, ये देखें यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, इक्वल का साइन 10 प्लस ऑपरेटर का साइन लगाया और सेकंड वैल्यू लिख दी, ऐसा ही है। बट नीचे हमने क्या किया हुआ है, उसको कहा इक्वल का साइन लगाया। अब 10 लिखने की बजाय, हार्ड कोड लिखने की बजाय मैंने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। मैंने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। सेल का एड्रेस क्या, C3, जिस सेल के अंदर 10 लिखा हुआ था, जिस वैल्यू को मुझे ऐड करना था उस सेल का मैंने एड्रेस दे दिया, प्लस का साइन लगाया, ऑपरेटर का साइन लगाया, और मैंने सेकंड वैल्यू का एड्रेस दे दिया C4। अब इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहां पे वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर 1, ठीक है, ये देखिए। बट आंसर 2 चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने सेल का एड्रेस दिया होता। जैसे ही सेल के अंदर कोई वैल्यू हम लिख के एंटर करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। समझ में आया कुछ? अच्छा, बहुत अच्छा, अगर मैं यहां से ये दोनों वैल्यू को डिलीट कर दूं, ये जो मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट किया अगर मैं डिलीट कर दूं तो क्या होगा? गुड हो गया। तो क्या होगा, आंसर 1 हमारा सेम रहेगा, आंसर 1
हमारा सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 10 हार्ड कोड में दिया है, कांस्टेंट वैल्यू दी है। जब तक हम यहाँ से इसको 10 को डिलीट ना कर दें या चेंज ना कर दें तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे हमने सेल एड्रेस दिया हुआ है। हमने क्या दिया हुआ है? सेल एड्रेस, मतलब कि हवाला दिया है C3। अब C3 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्लस कर देगा C4 के अंदर। जब उसके पास वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो वो जीरो शो करेगा। ठीक है, वो क्या है? शो करेगा जीरो। देखा आपने? ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? जीरो। अच्छा जी, अगर मैं अब वैल्यू 1 और 2 में कुछ लिखता हूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? अगर मैं अब वैल्यू 1 2 में लिखता हूं एडिशन वाले में तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, हमने लिखा 10 और 5 लिख दिया, आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, क्यों आया आंसर? क्यों आया आंसर? आंसर आया क्यों? कौन बताएगा? क्यों आया आंसर? एड्रेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने C3 प्लस C4 मीन्स के यहाँ पे हमारा इस सेल का एड्रेस मेंशन है। तो जैसे ही इस सेल के अंदर कोई वैल्यू आएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ही डिलीट कर देता हूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट करता हूँ तो क्या मेरा आंसर यहाँ पे आएगा? नीचे आंसर 2 में आंसर आएगा एडिशन का? नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो फार्मूला ही डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझते हैं। जो हमारे पास ये नेम बॉक्स था, फार्मूला बार था। अब थोड़ा सा पीछे आ जाए तो आपको बताया था कि ये आपका क्या है? नेम बॉक्स, सेल का एड्रेस। ठीक है, जो सेल आपका एक्टिव होगा उस सेल का एड्रेस यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या कर देगा? वो शो कर देगा। H3। ठीक है, पहले आपका कॉलम फिर रो वो मेंशन करता है, पहले कॉलम फिर रो। अब ये देख सकते हैं आप, H मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ तो इसने H को ग्रीन हाईलाइट किया हुआ और यहाँ से रो को भी हाईलाइट किया हुआ है। तो मीन्स के H कॉलम और 3 वाली रो। ठीक है, H कॉलम और 3 वाली रो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जहां पे भी क्लिक करूंगा तो उस कॉलम और रो को क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा। अच्छा, आप यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेल का एड्रेस। मैं यहां पे लिखता हूं A1 और एंटर कर देता हूं तो आप देखिएगा मेरा जो ये वाला सेल है ना, A यहां पे आ जाएगा। मतलब एक्टिव जो सेल आपको शो कर रहा है ना, अभी H5 शो कर रहा है ना एक्टिव सेल, तो ये क्या कर देगा? A1। ये देखें, तो आप यहाँ पे भी, ठीक है, नेम बॉक्स पे भी आप सेल का एड्रेस लिख के एंटर कर सकते हैं तो वो सेल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया? ये था नेम बॉक्स का काम, सेल एड्रेस का काम। ठीक है, और भी इसके काम है, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके देखते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मूला बार। क्या आ जाता है? फार्मूला बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिशन पे क्लिक कर रहा हूँ, जो भी सेल के अंदर वैल्यू लिखी होगी वो आपके पास शो कर देगा। अगर आपने सेल पर कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाई किया होगा तो वो फार्मूला या फंक्शन यहाँ पे शो करेगा। अगर किसी सेल के ऊपर फार्मूला या फंक्शन नहीं लिखा हुआ, वैसे ही आपने हार्ड कोड में वैल्यू लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वही चीज आपके पास फार्मूला बार में क्या करेगा? शो कर देगा। ठीक है,
अब मैं अगर यहां पे आता हूं वैल्यू 1 पे, तो क्या शो किया इसने, वैल्यू 1, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं 10 पे इस पे क्लिक करता हूं तो फार्मूला बार पे क्या शो करेगा, टेन शो करेगा, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं 5 पे क्लिक करता हूं तो 5 शो कर रहा है, मल्टीप्लाई पे साइन पे करता हूं तो ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन शो कर रहा है। अच्छा जी, आंसर 1 पे क्लिक करूं, आंसर 1 शो कर रहा है। अच्छा, ये अगर मैं ये 2 पे क्लिक करता हूं, अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूं तो क्या शो करेगा, अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूं तो क्या शो करेगा, मैं इस जो मेरा F7 वाला सेल है, F7 वाले सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या शो करेगा, F7 वाले सेल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं फार्मूला बार पे क्या शो करेगा, ये बिल्कुल, ये देखें क्या शो करेगा, जो भी F7 के ऊपर आपने फार्मूला या फंक्शन अप्लाई किया होगा वो आपके पास शो कर देगा। ये देखें यहां पे ये आपको 2 शो नहीं करेगा, यहां पे वो फार्मूला शो करेगा। ठीक है, कि ये जो 2 आ रहा है ये किस तरह से, कोई फार्मूला लगा हुआ है या फंक्शन लगा हुआ है, किस तरह से आ रहा है वो फार्मूला बार में शो करेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। जी, मुझे क्या करना है, इन तमाम नंबर्स का सम चाहिए, जमा चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। ये जो मेरे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं इनकी टोटल वैल्यू मुझे चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन टोटल्स नंबर्स की, मुझे जो नंबर आप देख रहे हैं इनका टोटल वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, क्या बात है आमिर अली। अच्छा जी, ऑटो सम के अलावा बताओ बेटा, ऑटो सम हमने नहीं पढ़ा ना अभी, हमने ऑटो सम नहीं पढ़ा अभी, हमने ऑटो सम पढ़ा ही नहीं है। ऑटो सम का सबको पता है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अभी हमने जो हमने पढ़ा है उसके थ्रू आप मुझे बताएं, जो चीज हमने पढ़ी है उसको देखते हुए आप मुझे बताएंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं जल्दी से किस तरह से, आप मुझे कम से कम थोड़ा सा तो फंक्शन फार्मूला लिख के बताएं ना, थोड़ा सा तो फार्मूला लिख के बताएंगे सर इस तरह से, इक्वल J2 प्लस J9। अच्छा, J2 प्लस J9 कर दें, इक्वल J2 प्लस J9,
ये ले, उसने 64 दे दिया आपको, उसने 64 दे दिया। नहीं अब्बास भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये देखे आपने कहा J2 प्लस J9, हमने सम का फंक्शन पढ़ा ही नहीं अभी, हमने फंक्शन देखा ही नहीं सम का फंक्शन तो देखा ही नहीं ना। जो चीज अभी तक हमने पढ़ी उसको देखते हुए किस तरह से होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही काम है, ठीक है, सिंपल सा वही काम है जो अभी हमने देखा था। ये देखें, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, ये देखें, जी बिल्कुल आबाद भाई, अब आपने सही बताया। हम क्या करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। एक तो हम ये कर सकते थे 54 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 84 प्लस 75 प्लस 74 प्लस 55 प्लस 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हम देखते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे J2 कह रहा हूँ K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 K6 K7 K8 K9, ठीक है। ये हमारे पास दोनों में आंसर सेम आ गया। अच्छा, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट क्या है, आंसर आप देख सकते हैं दोनों में सेम आ गया, बट डिफरेंट क्या है इसमें, आंसर दोनों का सेम है बट इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप रेंज नहीं असाइन कर सकते। जो रेंज है ना वो आप फंक्शन के अंदर असाइन कर सकते हैं, वैसे आप फॉर्मूले के अंदर रेंज असाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो हमारे पास J वाला है ना, जहां पे हमने ये काम किया है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू दी है। अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट कर दें या अपडेट कर दें तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखें। बट यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू डिलीट कर दें या एडिट कर देंगे तो हमारा आंसर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ क्या सारे काम हम फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एक्सेल के अंदर फंक्शंस के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सेल में प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री मेड फंक्शन होते हैं, ठीक है। जस्ट उनको हम कॉल करते हैं और उनके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, वो हमारा काम कर देते हैं, ठीक है। उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सम करना है, माइनस करना है, क्या करना है, वो उन फंक्शंस को पहले से पता होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊं कि मैंने एक गार्ड को हायर किया हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई जब भी मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा ना, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो मेरे रूम में जितने भी बंदे होंगे ना, तुमने उनको बाहर निकाल देना है या गिन लेना है, ठीक है। तो मैं जब अब क्या उसको मैंने बता दिया हुआ है, अब मैं जब भी उसको बुलाऊंगा ना तो वो वही काम करेगा जो उसको असाइन किया हुआ है। तो फंक्शन भी यही काम कर रहे होते हैं, तो यही चीज़ें आगे जाके आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन हम देखते हैं, सम का फंक्शन हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया। अब जो भी फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, एस लिखा। अब जैसे मैंने एस लिखा तो एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं, जितने भी फंक्शन आपके स्टार्ट होते हैं वो तमाम आपके पास शो हो जाएंगे। एस यू लिखा, उसने और उसको कस्टमाइज कर दिया, एस यू वाले मेरे पास शो कर दिया। अब मेरे पास जो सम का फंक्शन आ रहा है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। या तो मैं कंप्लीट सम एम लिख के उसको पहुंच जाऊं वहां पे, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं डाउन कीबोर्ड से डाउन एरो का की प्रेस करूं और सम को सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। ये देखिए हाईलाइट हो गया, मींस कि अब मैं एंटर या टैब की प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, इस सम का फंक्शन ओपन करेगा।
अब जब भी आपने कोई फंक्शन अप्लाई करना है या भी आपने फंक्शन को यूज करना है तो इस सिंटैक्स को आपने रीड लाजमी करना है। अगर आपको ये सिंटैक्स रीड करना आ गया तो आप एक्सेल के अंदर हर तरह का फंक्शन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐड सम का फंक्शन क्या करेगा, एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल, मीन्स कि जो भी आप उसको रेंज दोगे और उस रेंज के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, जमा कर देगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, या तो मैं अभी तक मेरा फंक्शन ओपन नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, या तो सम के ऊपर आके माउस से डबल क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास फंक्शन ओपन हो गया, या दूसरा काम मैं क्या करूं कि मैं सम पे आया और मैंने क्या कर दिया, टैब कीबोर्ड से क्या कर दिया, टैब की प्रेस कर दी, तो ये मेरे पास फंक्शन ओपन हो गया। अच्छा जी, अब फंक्शन, ये आपका फंक्शन का नेम है, सम क्या है, आपके फंक्शन का नेम है, और जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पे आपका सारा नंबर 1 नंबर 2 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर आप 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर 3 आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप 4 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप 5 आर्गुमेंट, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिनके अंदर 10 और मैक्सिमम 255 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर 1 नंबर 2 ये आपके आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 आपके क्या कर रहा होता है, आर्गुमेंट्स को। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं किस तरह से आप काम करते हो। मैंने कहा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4 कॉमा नंबर 5 कॉमा नंबर 6 कॉमा नंबर 7 कॉमा नंबर 8, एंटर करते हो, मेरे पास देखें आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अच्छा, अब यहां पे मैंने क्या काम किया, इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट किया, मतलब के लंबी की एक एक सेल को सिलेक्ट किया। मैं क्या कर सकता था, एक साथ रेंज भी असाइन कर सकता था। मैंने यहां से सिलेक्ट क्लिक किया और नीचे तक ड्रैग कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ, M2 से M9, M2 से M9 ये रेंज है, थ्रो आपको, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना कॉलन, तो ये आपको थ्रो आइडेंटिफाई कर रहा था कि M2 से लेके M9 सेल का एड्रेस दे दिया। अब इन सेल के एड्रेस के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनको वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअली एक एक सेल को दिया था। ठीक है, ये देखिए L2 L3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट, हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने काम को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस फंक्शन में आप कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सम शुरू में मैं ले लेता हूँ इंडिविजुअली एक एक सेल, ये देखें, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, रेंज कर देता हूँ, तो आंसर मेरे पास तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, मैं ये काम भी कर सकता था, सम ये कॉमा ये देखिए। तीसरा जो आप मुझे एक जो मुझे आप बता रहे थे कि सर ऑटो सम, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता था, ऑटो सम कीबोर्ड से क्या करता, ऑल्टर इक्वल का बटन प्रेस करता, वो मुझे क्या कर देता, सम करके दे देता। अगर मुझे ऑल्टर इक्वल का नहीं पता शॉर्टकट की का ऑटो सम का, तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे खाली सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑटो सम पे आके क्लिक कर दिया, तो ये देखें। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्या करेंगे आप, मैंने आपको बताया है इक्वल का साइन फंक्शन नेम आ गया,
ये आपका पैरेंथेसिस, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या करते हैं? आर्गुमेंट पास करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जहां पे आप 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जहां पे आप 5, और मैक्सिमम आप 255 कर सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता तो जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए इंसर्ट फंक्शन जो आपको बताया था, इंसर्ट फंक्शन, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 आर 1 to 255 numbers to some logical value and text are ignore insert include if, ठीक है, मतलब कि आप 255 दफा सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, 255 दफा आप सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? 255 दफा। अब यहां पे देखो क्या, नंबर 1 मतलब कि हमने एक दफा ही रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहां पे आता हूं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये देखो, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज थी, ये देखिए कि मतलब कि हमने 8 दफा सेल को सिलेक्ट किया नंबर हमने। इस तरह से हम 255 दफा इंडिविजुअली सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ क्या किया हुआ था, कुछ इंडिविजुअली सेल को सिलेक्ट किया हुआ था और फिर रेंज असाइन की थी, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर 3 4, टोटल हमने 255 में से 4 दफा नंबर को सिलेक्ट किया। ये देखिए 1 2 3 और 4। ऑटो सम की जो शॉर्टकट की है, ऑल्टर इक्वल का साइन, ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर और इक्वल का साइन। क्लियर? अच्छा जी, जो फंक्शन है, जैसे कि अभी हम स्मॉल डाटा पे देख रहे हैं, लार्ज डाटा पे भी आप ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है, इसी तरह से काम होगा। स्मॉल हो डाटा, लार्ज हो, पैटर्न उसका यही होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर आप तो 4 वैल्यू लेके हमें समझा रहे हैं, ठीक है, तो आप असाइनमेंट में तो हमें 50 वैल्यू दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, स्मॉल डाटा पे भी वैसे ही काम होगा और लार्ज डाटा पे भी वैसे ही काम होगा। अच्छा जी, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं। अभी हम जो फंक्शन देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं काउंट का। कौन सा? काउंट का। अच्छा जी, काउंट का फंक्शन क्या काम करता है? काउंट का फंक्शन क्या काम करता है? काउंट का फंक्शन क्या काम करता है? काउंट के फंक्शन से हम क्या काम ले सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। क्या गिनना? किस चीज को गिनना? किस चीज को गिनना? जमा करना है। किस चीज को जमा करना? काउंटिंग का। काउंट करता है। क्या काउंट करता है? एडिशन करते हैं, गिनता है, सेल काउंट करता है। कौन से सेल काउंट करता है? किसको गिनता है? तादाद बताएगा। किसकी तादाद बताएगा? हैं सेल्स लेस देन डाटा। अच्छा, क्या आंसर आएगा अगर मैं काउंट का फंक्शन लगाता हूं और उसको ये रेंज असाइन करता हूं? तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा अगर मैं उसको U2 से लेके U9 तक रेंज देता हूं? तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर क्या आएगा? ठीक है,
अच्छा, बहुत सारे कह रहे हैं 6 फिर 4 वाले आ गए, फिर 5 जो नंबर कुल हैं इनको जमा करेगा। जी जी, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई काउंट का फंक्शन क्या काम करता है, सम का फंक्शन क्या काम करता है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 4। क्या आएगा आंसर? 4, 1 2 3 और 4। अच्छा जी, मैं लगा के देख लेते हैं काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कह रहा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट कंटेन नंबर। क्या करेगा? गिन के काउंट, जैसे कि आपको पता है गिनना, तो ये क्या करेगा? उन सेल को गिनेगा जिन सेल में नंबर्स हैं। ठीक है, जिन सेल में ओनली नंबर्स हैं, जिन सेल में ओनली नंबर्स हैं उनको गिन के बता देगा कि भाई 5 सेल के अंदर नंबर्स हैं, 10 सेल के अंदर नंबर है, ओनली नंबर। ठीक है, क्या करेगा? ओनली नंबर। अल्फाबेट को नहीं काउंट करेगा। तो ये देखें मैंने इसको क्या किया, अब यहाँ पे पहले आपने देखा था नंबर आपके सारे थे, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये भी वही सेम चीज़ है, ये भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हम एक इंडिविजुअली एक एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको रेंज असाइन कर दें। ठीक है, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। ओके, समझ में आया? जिन सेल में ओनली नंबर्स होंगे बस उन सेल की तादाद आपको बताएगा। समझ में आया? काउंट का फंक्शन क्या करेगा? जो भी आप उसको रेंज असाइन करेंगे, जो भी सेल का एड्रेस बताएंगे, उस सेल में ओनली नंबर्स होंगे तो वो क्या करेगा? उनकी तादाद आपको बता देगा। मतलब कि आपने 1 से लेके 100 तक रेंज असाइन की हुई और उसके अंदर 80 सेल के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, 10 सेल के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, 5 सेल खाली हैं, 5 सेल के अंदर टेक्स्ट भी है, नंबर भी है। तो वो क्या करेगा कि आप जब आप काउंट का फंक्शन लगाएंगे तो वो आपको 80 बताएगा। ठीक है, जिन सेल में ओनली नंबर्स होंगे बस उन्हीं की तादाद बताएगा। क्लियर? आगे चलें। अच्छा जी, क्या लाजमी है कि हम डाटा के नीचे ही फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करें? हम कहीं और नहीं कर सकते क्या? ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये था, पूछने का मकसद ये था कि ताकि आपको पता चल सके कि आप जो फार्मूला या फंक्शन लगा रहे हैं वो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। मींस के ऐसा कि आपका डाटा दूसरी शीट पे है और आप फंक्शन दूसरी शीट पे भी लगा सकते हैं। आपका डाटा दूसरी वर्कबुक पे है और आप क्या कर सकते हैं? दूसरी वर्कबुक पे उसका आंसर लगा दें, मतलब फंक्शन लगा दें। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहां पे जिस सेल पे एड्रेस या जिस शीट के ऊपर या जिस वर्कबुक के ऊपर आपको आंसर शो करवाना है वहां पे आप करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको वो करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए। ठीक है, आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैंने क्या किया, काउंट, और मेरा जो डाटा था वो कहाँ पे था? ये शीट 3 में था। और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ये देखें, ठीक हो गया। क्या आ गया मेरे पास? 4। मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे भी क्या हो गया? 3। तो शीट 4 में भी क्या हो गया होगा? 3। जी, बस नंबरिंग वाले सेल को काउंट करेगा।
इसी तरह से मैं इसी तरह से मैं दूसरी वर्कबुक के ऊपर भी आंसर शो करवा सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अच्छा जी, अब इसी रेंज के ऊपर मैं काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, मैं इसी रेंज के ऊपर काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा? जादू नहीं है बेट, ये ना दिमाग की बत्ती बंद कर देता है एक्सेल। ठीक है, एक चीज आपको बताया ना, भूल गया कि एक्सेल बहुत के लिए अच्छा है और बहुत सारों के लिए बहुत बुरा है। जिसको समझ में आ जाए तो उसके लिए एक्सेल बहुत अच्छा है, जिसको ना समझ में आए तो उससे बुरा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर एक काम करने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। कौन सा पैटर्न किस टाइम सही है ये आपने खुद सोचना है। चले, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, क्या कर, इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके काउंट ए का फंक्शन लगाता हूँ, तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा? फाइव आंसर आएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, चलो, मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया काउंट ए का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा दिया, इनको कर लिया, कॉमा दिया, और यहाँ पे आके कुछ इन सेल को कर लिया, कॉमा दिया, शीट 1 पे आता हूँ और कुछ इन सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? जस्ट ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये मैंने काम कर रहा हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि किसको क्लियर हो रहा है। क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा? सोच लें, सोच लें। बिल्कुल आ जाएगा। ये देखिए क्या आ गया आपका 77। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक से ज्यादा सेल एड्रेस या रेंज असाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आप रेंज असाइन करेंगे उसके अंदर नंबर्स, ठीक है, या अल्फाबेट होंगे, उसको क्या करेगा, काउंट कर लेगा। ठीक है, काउंट कर लेगा। अच्छा, काउंट ए क्या करता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, काउंट ए। ठीक है, पहले हम काउंट का लगा लेते हैं। ये देखिए काउंट में क्या कह रहा था, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर। काउंट का फंक्शन से आप क्या काम ले सकते हैं, अगर कोई आपको गिनना है कि किन सेल में ओनली नंबर्स लिखे हुए, खाली नंबर लिखे हुए हैं, उनकी तादाद आपको मालूम करनी है, तो आप काउंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैंने इसको रेंज असाइन कर दी यहां से यहां तक। ये देखिए मेरे पास क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? काउंट का फंक्शन यूज कर रहा हूं।
फाइव क्यों आएगा, फाइव क्यों आएगा देख लो आप। फाइव आएगा, मान लेते हैं आपकी बात। काउंट और ये हमने रेंज असाइन कर दी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल यार सही बोला आपने। क्या आ गया होगा, 5 आ गया। बट काउंट ए क्या कहता है, काउंट ए कहता है कि भाई मैं ना क्या काम करता हूं, उसने आपको बता रहा है, कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। कह रहा है कि भाई मैं ना जो आप मुझे रेंज असाइन करोगे ना उसके अंदर एम्प्टी सेल के अलावा मैं सब चीजें आपको बता दूंगा। क्या एम्प्टी सेल नहीं मैं काउंट करूंगा, बट बाकी सब बता दूंगा। जो सेल के अंदर कुछ भी लिखा हो, नंबर लिखा हो या टेक्स्ट लिखा हो, या टेक्स्ट या नंबर लिखा हो या नंबर या टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, मैं बता उसको काउंट कर लूंगा, बट एम्प्टी सेल को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आएगा। काउंट ए में क्या आंसर आएगा, 8 आएगा, ठीक है। क्यों 8 आएगा, 1 2 3, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। काउंट ए कहता है कि मैं ब्लैंक सेल, एम्प्टी सेल नहीं काउंट करूंगा, बाकी सेल के अंदर कुछ भी लिखा हो, नंबर लिखा हो या टेक्स्ट लिखा हो, मैं उसको काउंट कर लूंगा भाई। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक्सेल के नीचे लिख देता हूं 5, तो मेरा आंसर चेंज होंगे दोनों। खाली सेल, एम्प्टी सेल का मतलब खाली सेल, ब्लैंक सेल जिसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे आंसर दोनों ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने देखा काउंट ए और काउंट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे देखिए मैं दोबारा से काउंट ए का लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। काउंट ए का दोबारा से मैं लगा रहा हूं और मैंने कहा काउंट ए, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये सेल कॉमा 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 ये सेल, ठीक हो गया। कॉमा U6, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे से ना ये सेल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने सब सेल को दे दिया 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 वाला सेल हमारा थोड़ा सा इशू कर रहा है क्योंकि वहां पे हमारा फार्मूला ओपन हुआ है, तो हम खुद भी टाइप कर सकते हैं। ये देखें U7, ठीक है, हम खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो क्या मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्या मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जी, अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं काउंट ब्लैंक के ऊपर। किसके ऊपर, काउंट ब्लैंक के ऊपर। अच्छा जी, काउंट ब्लैंक, ये मैंने फंक्शन लिखा और कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ और काउंट ब्लैंक पे उसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से क्या कर दिया, टैब की प्रेस कर दी। अब मेरा फंक्शन ओपन हो गया, ठीक है। अब अच्छा जी, क्या कह रहा है काउंट ब्लैंक, क्या कह रहा है, सिर्फ खाली सेल को गिनेगा, शुमार करेगा।
ऐसे ही है ना? ओके हो गया, खाली सेल को गिनेगा। मैं आता हूं यहाँ पे, और मैं क्या यहाँ पे मैं इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ? मतलब कि V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, क्या मैं इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ? काउंट ब्लैंक के अंदर हम इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम काउंट ब्लैंक के अंदर इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे रेंज असाइन करनी पड़ेगी। या तो हम एक दफ़ा एक सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक दफ़ा एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल सेल्स और रेंज काउंट ब्लैंक के अंदर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको करना है तो उसके लिए अलग पैटर्न है। वो इस तरह से, जैसे हमने काउंट ए का देखा, काउंट का देखा, सम का देखा था कि हमने कुछ यहाँ से सेल सिलेक्ट कर ली, कुछ वहाँ से रेंज सिलेक्ट कर ली, कुछ वहाँ से। तो ऐसा काम हम काउंट ब्लैंक के अंदर नहीं कर सकते। काउंट ब्लैंक के अंदर आप एक दफ़ा किसी एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो एक दफ़ा एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो एक दफ़ा पूरी एक शीट को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो एक दफ़ा पूरी आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक दफ़ा पूरे एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल डाटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे आके इंडिविजुअली एक एक सेल सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो ब्लैंक ही शो कर रहा है। ये देखिए ब्लैंक शो कर रहा है। तो मतलब कि अगर मैं एंटर भी कर देता हूं तो ये कह रहा है यू हैव एंटर टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। मतलब कि आप क्या, यू हैव एंटर टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, आप आर्गुमेंट इस फंक्शन में ज्यादा दफा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो वो आपको हाईलाइट करता रहेगा। जब भी कोई इस तरह का आपको अलर्ट देगा, एरर देगा, तो वो आपको बताता रहेगा कि भाई ये खत्म कर दो। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से एंटर करता हूँ तो वो फिर ओके किया तो वो कह रहा है इसको भी खत्म कर दो, मैं इसको भी खत्म कर दिया। एंटर किया तो ये देखो कह रहा है इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दिया। एंटर किया, वो कह रहा है इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दिया। अब एंटर करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक के अंदर एक दफ़ा ही रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, या यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, या आप एक रो सिलेक्ट कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते इस तरह से कि ये यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, ठीक है, यहाँ से भी देख लो। तो ऐसा काम इसके अंदर आप नहीं कर सकते, ऐसा काम आप इसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें, तो हमने क्या काउंट ब्लैंक और इसको हमने जैसे रेंज असाइन की, तो इस रेंज के अंदर वो देखेगा भाई कितने एम्प्टी सेल्स हैं, उन सेल की तादाद आपको बता देगा 2। अब इसके अंदर कुछ भी लिखा जाएगा तो वो आपके आंसर को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। आपके आंसर को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। जी क्लियर? सम, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि हम आगे काउंट इफ देखें। ओके, अच्छा जी, अब जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो
काउंट इफ का। इसके बाद फिर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देखेंगे और क्लास को अपनी वाइंड अप कर देंगे। मुझे बताएं काउंट इफ के फंक्शन किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, काउंट इफ का मतलब क्या है, किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा। काउंट इफ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फंक्शन सिमिलर होंगे। जिस तरह से काउंट हमने देखा, आप काउंट इफ देख रहे हैं, इसी तरह सम इफ भी है। जिस तरह सम इफ, काउंट इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स। ठीक है, अगर आपको काउंट इफ समझ में आ जाएगा तो आप सम इफ्स देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। काउंट इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो भी मतलब आप जो भी कंडीशन देंगे, अगर वो आपकी रेंज में मैच कर जाती है तो वो आपको क्या करेगा, उस गिन के दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी एक को कहा कि आज क्लास में, फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लेते हैं क्लास में बैठे हुए और मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि मुझे ना काउंट करके बता दो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं। क्या मैंने उस स्टूडेंट को क्या कहा, उसको एक कंडीशन दे दी कि कितने स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाए वो मुझे काउंट करके दे दो। अब यहाँ पे कंडीशन यूज हो गई। ठीक है, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट करेगा जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाए हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फिर दूसरी हम एक और सिनेरियो ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे जो बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ कि इस रूम के अंदर कितने मेल्स बैठे हुए हैं, कितने मेल्स हैं। अब यहाँ पे भी कंडीशन दे दी, गिनना है ना, तो किसी चीज़ को गिनना और कंडीशन के मुताबिक, तो उसके लिए आप काउंट इफ यूज़ करोगे। किसी कंडीशन के मुताबिक किसी चीज़ को आपने गिनना है, किसी चीज़ को आपने कंडीशन के मुताबिक गिनना है, तो उसके लिए आप काउंट इफ यूज़ करेंगे। वो चीज़ आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे नोट हैं और हमने कहा कि भाई अच्छा नोट हमारे पास सब मिक्सअप हैं, 10 वाले, 20 वाले, 50 वाले, 100 वाले, 1000 वाले। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, 1000 वाले, 500, 1000, 100 वाले, 50 वाले, हमारे पास मिक्सअप नोट है। और मैंने कहा कि भाई बहुत सारे नोट्स हैं, उसमें से मुझे बताओ कि भाई 500 वाले कितने नोट हैं, 1000 वाले कितने नोट हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या काउंट इफ यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें आगे जाके भी आपको काम आएंगी, इससे मिलती जुलती, ऐसा नहीं कि यही चीज़ आपको प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, थोड़ा सिमिलर चीज़ें होंगी। कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी अभी, तो आगे फिर आपको इजी हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप जाते हो किसी भी मार्ट वगैरह पे जाते हो या मेडिकल स्टोर पे जाते हो, तो वो क्या करते हैं आपके सिस्टम में चेक करते हैं, हाँ भाई ये है, कितना है पड़ा हुआ है, वो कहते आपको 10 पीस चाहिए होते, वो कहता नहीं सर सॉरी 5 है। ठीक है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक लगी होती है, वो आपके कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो उस काम के लिए भी आप काउंट इफ यूज कर सकते हैं। भाई 5000 के भी, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग जब आप सीखोगे तब आप 5000 के गिनोगे ना। ठीक है,
शहजाद रजा इतने 5 कोर्स करके भी 500 हजार की ही गिनने हैं सर। बेटा अभी ये कतरा है, ठीक है, आपने पूरा समुंदर नहीं पी लिया जो आप कह रहे हैं कि सर अभी 500 और 1000 वाले गिनने हैं। ठीक है, जब आप कुछ चीजें सीख लेंगे ना तो उसके बाद 500 और 1000 मिला के ही बहुत बड़ी रकम बन जाती है। ठीक है, तो अल्लाह पाक आसानियाँ करें। ठीक है, जैसे हमारे हालात है ना मुल्क के, तो 500 और 1000 भी गिन लेना तो बहुत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो किसी भी कंडीशन के मुताबिक किसी चीज़ को गिनना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ़ यूज़ करेंगे, वो टेक्स्ट हो या नंबर हो। ठीक है, चले करके देखते हैं। मुझे क्या करना है, इस रेंज में क्या करना है, मालूम करना है। मालूम करना है कि मेल कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, काउंट इफ का फंक्शन यूज करूंगा। क्या करूंगा, काउंट इफ का फंक्शन यूज करूंगा। कोई भी फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए हमें इक्वल का साइन लगाना होगा। क्या करना होगा, इक्वल का साइन लगाना होगा। काउंट इफ, ठीक है, क्या कह रहा है, काउंट इफ काउंट द नंबर ऑफ सेल विद अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ सेल विद अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। मीन्स के जब आप जो आप कंडीशन दे रहे हो और वो रेंज में मैच कर जाती है, तो वो क्या करेगा, उन सेल की तादाद आपको बता देगा। क्या करेगा, उन सेल की तादाद बता देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपके पास देखिए कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर आपके पास कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, दो, रेंज और क्राइटेरिया। अच्छा, रेंज आपका डेटा होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने काउंट ब्लैंक में देखा था, रेंज आप एक दफा ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप मल्टीपल टाइम सेल या रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर भी आप क्या, मल्टीपल टाइम्स रेंज और सेल को इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी आपको करना है एक दफा सिलेक्ट करना होगा, जिस तरह से आपने किस में देखा था, काउंट ब्लैंक में देखा था। ये मैंने रेंज असाइन कर दी। मैंने कहा भाई इस रेंज में तुम देखो, क्या देखो, अब क्राइटेरिया के अंदर वो आपको बताना है। अच्छा, क्राइटेरिया जब भी आप लिखेंगे या जो भी आपको मैसेज शो करवाना है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, वो आप क्या करेंगे, इन्वर्टर कॉमा में लिखोगे। जो आपका टेक्स्ट होगा ना, जो आपका टेक्स्ट होगा हमेशा वो इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा मेल। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस रेंज में देखेगा मेल और वो हमें काउंट करके बता देगा। क्या करेगा, काउंट करके बता देगा। क्या आंसर आ गया आपके पास, 7। ठीक है, किस तरह से उसने इस रेंज, हमने उसको एक रेंज असाइन की हुई थी और उसके मुताबिक उसको मैंने कंडीशन बता दी, क्राइटेरिया बता दी। क्राइटेरिया मींस कंडीशन। अब वो देखेगा इस रेंज के अंदर कहाँ कहाँ पे मेल है, किन किन सेल में मेल है, वो उन सेल को काउंट करेगा और मुझे उसका ला के आंसर शो कर देगा। ठीक है, तो ये देखें 7 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि जिनके नंबर 50 से अबव हैं, जिनके नंबर 50 से क्या अबव हैं, बस उसी को काउंट मुझे बता दो कितने हैं।
अब मुझे क्या करना है कि आप नंबर्स आपने देखे इस रेंज, उसको मैं रेंज असाइन कर दूंगा और कहूँगा इस रेंज के अंदर जो नंबर 50 से अबव है वो मुझे बता दो। ठीक है, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितने हैं वो मुझे बता दो। तो उसके लिए हम क्या किस तरह से फंक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा मुझे कमेंट में आप बताएं ज़रा। ये हमारे पास है डाटा, तो मुझे बताएं ज़रा, ये रेंज हमारी, तो हम किस तरह से लिखेंगे फंक्शन, थोड़ा सा बताएं मुझे। हैं फिल्टर, बेटा फिल्टर पे आएंगे ना, फिल्टर तब पूछूंगा। अच्छा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, 5 मिनट हम ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर क्लास फाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल को नहीं पता कि अबव क्या है, अगर उसको अबव बताना तो ग्रेटर का साइन आपको लगाना पड़ेगा। किसका? ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ का लेस देन मालूम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लेस देन का साइन लगाना होगा। आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि नंबर के ऊपर ये ऑपरेटर यूज होता है। टेक्स्ट के ऊपर तो आप जस्ट चेक कर रहे होते हैं, ऐसा तो टेक्स्ट के अंदर अली से बड़ा क्या, अली से बड़ा, तो उसके अंदर नहीं, नंबर्स के अंदर आपको ये ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल 50 लिख देता तो वो उस रेंज में जस्ट 50 को काउंट करता। तो मैंने जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा ये था कि ग्रेटर देन 50, जो 50 से अबव नंबर्स हैं बस वो काउंट करके मुझे बता। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने कहा काउंट इफ, ठीक है, और वर्ड के अंदर भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन के बारे में बताया था, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, ये रेंज असाइन की, सेकंड आर्गुमेंट देने के लिए मैंने क्या किया, कॉमा प्रेस किया, ठीक है, कीबोर्ड से। अब मैंने क्या किया, इन्वर्टर कॉमा के अंदर ग्रेटर देन क्या लिख दिया, 50, ओके। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो क्या आ गया, 7। देख लेते हैं, ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा जी, अगर मैं ये 34 को कर देता हूं 64 तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? गुड हो गया, 8 हो गया। अच्छा, क्या अगर मैं ये 19 को कर देता हूं 50 तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? क्यों नहीं चेंज होगा? क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये 50 से अबव नहीं है, बड़ा नहीं है, तो ये 50 के इक्वल है। तो जो हमारी कंडीशन थी वो थी ग्रेटर देन 50, ठीक है, क्या ग्रेटर देन 50। अच्छा जी, क्या माशाल्लाह से यहां तक आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसी को बस एक चीज देखते हैं और फिर एंड करते हैं।
अभी हमने क्या किया, जो हमारा क्राइटेरिया कंडीशन थी ना वो हमने फंक्शन के अंदर हार्ड कोड में दी है। क्या किया, हार्ड कोड में। इसी तरह से हम सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार नहीं 50 से कम, बहुत कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं, हम क्या करते हैं अपना रेशियो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो हमने मेल वाला काम किया था उसके अंदर हमने मेल मालूम किया, अब मुझे फीमेल मालूम करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एडिट करना पड़ेगा। फंक्शन को एडिट कर कैसे किया जाता है, सेल के अंदर वैल्यू किस तरह से एडिट किया जाता है, दोनों सेम है। आप किसी सेल के अंदर जो वैल्यू उसको एडिट करना है वो भी आप F2 की मदद से कर सकते हैं। कीबोर्ड से क्या किया, F2 का बटन प्रेस कर दिया, या उस सेल पे जाके आपने डबल क्लिक कर दिया, या उस सेल को सिलेक्ट करके आपने फार्मूला बार को चेंज कर दिया, फार्मूला बार में चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल ये जैसे मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, F2 का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए, ठीक है। या दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दूँ, या मैं तीसरा काम क्या कर सकता हूँ, फार्मूला बार पे क्लिक कर दूँ, तो ये सारा काम है। अब फॉर एग्जांपल मुझे मेल मालूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके फीमेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी ना करना पड़े। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट ओहो इक्वल काउंट इफ, ओके हो गया, रेंज असाइन की, कॉमा दिया। अब मैं यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में मेल नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में मेल नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, एक सेल का एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, AF3 का सेल का एड्रेस दे दूंगा, एंटर करूंगा, मेरे पास क्या आ गया, 0, क्योंकि मैंने AF3 में कुछ भी अभी तक नहीं लिखा। मैंने जैसे यहाँ पे मेल लिखूंगा तो वो मुझे मेल बता देगा, मैं जैसे ही फीमेल लिखूंगा तो वो मुझे फीमेल बता देगा। क्या किया हमने, सिंपल सा जो क्राइटेरिया था ना उसके अंदर सेल का एड्रेस दे दिया। क्या दे दिया, सेल का एड्रेस दे दिया। ठीक है, जो भी कंडीशन होगी सेल के अंदर, जो भी वैल्यू होगी वो इस रेंज में देखेगा, अगर होगी तो काउंट करके बता देगा, अगर नहीं होगी तो नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल लिखा तो मेल का बता रहा है, फीमेल लिखा तो क्या कर रहा है, फीमेल का बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिजवान लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं वो 0 बता देगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर रिजवान है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो असाइनमेंट क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा, तो देख लीजिएगा।